एक गहरा डर है जो लगभग हर इंसान के मन के किसी न किसी कोने में हमेशा दबा होता है, और वह है जीवित रहने का डर, यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखने का डर। हमारे अगले चंद्र चक्र में जो 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, हम ठीक इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल अभी बल्कि आने वाले वर्षों में भी हमारे साथ रहेगा। हम गहराई से समझेंगे कि क्या हम बाहरी दुनिया के दबाव और कठिन स्थितियों के बीच भी अपने भीतर से पूरी तरह शांत और स्थिर रह सकते हैं, और क्या हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। और ठीक यही वह कठिन परीक्षा है जिसे हम में से कुछ लोग तो पहले से ही काफ़ी हद तक गहराई से महसूस कर रहे हैं, जो कि उन तीव्र ऊर्जा के झटकों के साथ सीधे तौर पर जुड़ रही है जो सचमुच दिन प्रतिदिन और भी अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है, और जो कभी कभी हमें वास्तव में पूरी तरह से असहाय और विवश भी कर देते हैं। तो मुझे तेज सिर दर्द के संदेश मिल रहे हैं, खासकर सिर और गर्दन के क्षेत्र में, लेकिन पीठ दर्द, तंत्रिका संबंधी समस्याएं, कमजोरी के दौरे, मतली और चक्कर आने की भी शिकायतें हैं। हाँ, तो इसमें वास्तव में काफ़ी गंभीर लक्षण शामिल हैं, और चूंकि हम सभी इसे लगभग एक ही समय में महसूस कर रहे हैं, तो हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम वाकई जानते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर चल रहा है। तो जो लोग वास्तव में इसका अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक स्तर पर हो, या फिर सहज रूप से, वे भली भांति जानते हैं कि यहाँ कुछ नया बन रहा है। और यह अब एक ऐसा ज्ञान है जिसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह पता है, कुछ महीने पहले ही मैंने आप में से कुछ लोगों से इस बारे में बात की थी। तब स्थिति कुछ ऐसी थी कि आप सोच रहे थे, शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद मैं बीमार हूँ गंभीर रूप से, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वे उच्च शक्तियाँ, वे महान शक्तियाँ, ऊपर से आने वाली शक्तियाँ, वे आखिरकार खुद को महसूस करा रही हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ वास्तव में कुछ हो रहा है, और हम ही वो पहले लोग हैं जो इसे अब महसूस कर रहे हैं। ये अब आगे बढ़ता ही जाएगा स्वाभाविक रूप से, और भी बहुत से लोग इसे महसूस करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अपने राशिफल में यह कैसे निर्धारित है, लेकिन निश्चित रूप से अन्य कारक भी यहाँ एक भूमिका निभाते हैं। हाँ, और अब बात यह है कि जब हम वैसे भी यहाँ उच्च आवृत्तियों को संसाधित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि हमारी हीलिंग यहाँ सक्रिय हो रही है। इसका मतलब है कि हम में से कई लोग अभी ठीक हो रहे हैं, सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आघातों का सामना कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से कहें तो अभी शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और अब जब अगला महीना आने वाला है, तो मैं आपको अब भी दिखाऊंगा कि कैसे फिर से डर पैदा करने वाली बातें और घबराहट फैलाने वाली खबरें शुरू हो जाएंगी, जो बेशक थोड़ी सच्चाई के साथ मिली जुली होंगी, लेकिन इसे हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। और असल बात यही है कि हमें इसमें खुद को खोना नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचेगी, तो फिर हम पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे वास्तव में बचा जाना चाहिए। और आज का मुद्दा यही है कि हमें अपने लक्ष्य से नज़रें नहीं हटानी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो अब किसी और पुष्टि की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई जो इसे देख रहा है, वह बिना किसी संदेह के जानता है कि ऐसा ही है। और जो लोग शायद अभी भी संदेह में हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये बहुत कठिन समय चल रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, आप इसे महसूस कर रहे हैं, और बिल्कुल अब स्थिति ऐसी ही है और हम सभी को इससे गुजरना ही होगा। इसका मतलब यह भी है कि हमारे जीवन का मुख्य विषय वैसे भी परिवर्तन है, एक नया युग है, और ये उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जाएं हैं जिन्हें हमें अभी लगभग 1 साल तक और संसाधित करना होगा, इससे पहले कि हम एक तरह से कहें तो इस नई दुनिया को बनाने के लिए चुने गए हैं या नियत हैं। हम एक तरह से पहले लोग हैं, बिल्कुल। और हमें निश्चित रूप से अब यह देखना होगा कि हम इस वर्ष का बहुत ही अच्छा उपयोग करें, ताकि हम खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकें। और हमें ऐसा करना होगा क्योंकि उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा अपनी अंतिम अवस्था में, अपनी शुद्ध अवस्था में छाया के हिस्सों, नकारात्मक पहलुओं के साथ मेल नहीं खाती है। इसका मतलब है कि हम में से कोई भी इससे बच नहीं सकता कि हम अब अपने उन विषयों पर काम करें जिन्हें हमें अभी भी हल करना बाकी है, और इसके लिए हमें अब इस महीने से भी गुजरना होगा।
और हम इस महीने से कैसे गुजरें बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड रहकर, भले ही बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, इसी बारे में यह वीडियो है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले उन विशिष्ट ग्रहीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो 23 अगस्त को इस महत्वपूर्ण चक्र को सक्रिय करने का कार्य कर रहे हैं। 23 अगस्त की तारीख को रात के ठीक 12 बजे सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार रात के 12 बजे सूर्य कन्या राशि के बिल्कुल 0 डिग्री पर स्थित हो जाते हैं। साथ ही मकर राशि में चंद्रमा के साथ एक विशेष संबंध यानी एक त्रिकोण ट्राइगोन बन रहा है, जो ठीक रात के 12 बजे मकर राशि में बिल्कुल 0 डिग्री पर ही स्थित है। यह स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका मतलब है कि 23 अगस्त को ठीक रात के 12 बजे हमारे पास सूर्य और चंद्रमा का एक सटीक त्रिकोण है। और अब हम देखते हैं, चंद्रमा मकर राशि में है और सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहा है। हाँ, ये दोनों ही ऊर्जाएं इस समय बेहतरीन तरीके से प्रवाहित हो रही हैं और ये दोनों मिलकर भविष्य की योजना बनाने का एक शुभ प्रतीक है। यह सुरक्षा का प्रतीक है। यह विश्लेषण, गहरी जिम्मेदारी, पूर्ण तर्क संगतता, सुव्यवस्थित व्यवस्था और गंभीरता का भी एक सशक्त प्रतीक है। और ठीक यहीं से जीवन में हवा का रुख बदलना शुरू होता है। आप यूं कहें कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। अगस्त के गर्मियों के माहौल से, हाँ, सुरक्षा पसंद करने वाली कन्या राशि की ओर, जिसमें मकर राशि एक साथी के रूप में है। हाँ, तो सुरक्षा के लिहाज से ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल उपयुक्त हैं। और अब हम और आगे देखते हैं। ठीक 23 अगस्त की तारीख को इस विशेष त्रिकोण के अलावा मीन राशि में मंगल ग्रह के साथ एक विरोध यानी अपोजिशन की स्थिति भी बन रही है और यह सब कुछ हमेशा की तरह ठीक उसी दिन घटित होगा। इसका मतलब है कि हाँ, भावनाएं और विशेष रूप से वह सब कुछ जो आपने वास्तव में अगस्त के महीने में करने की योजना बनाई थी, वे दृष्टिकोण, वे आदर्श और दिल से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़, हाँ, वह सब फिलहाल के लिए बेहद महत्वहीन हो गया है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा अब हर चीज़ से ऊपर है, सबसे पहले है। तो बाकी सब कुछ, जैसे कि हमारा दिल, हमारी भावनाएं, इस दिन और विशेष रूप से इस पूरे महीने में जहाँ तक आदर्शों, अच्छी भावनाओं, आत्मविश्वास और सहानुभूति की बात है, तो ये सब कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि यहाँ इस महीने में बात केवल जीवित रहने और अस्तित्व की है। और निश्चित रूप से यह चौंकाने वाली खबरों और उन तमाम अशांतियों के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ा होगा, जो वैसे भी हर समय हमारे चारों ओर बनी रहती हैं और हमें प्रभावित करती हैं। अभी थोड़ी गर्मियों की छुट्टी थी, अब फिर से चौंकाने वाली खबरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनमें से कुछ तो निश्चित रूप से सच होंगी, जबकि अन्य लोग भी उसी लहर पर सवार हो जाएंगे, क्योंकि इसके ज़रिए आप बहुत सारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो वहाँ शायद सच्चाई 10-20% ही होगी और 80% हित इंटरेस्ट्स होंगे, जो फिर खूब दहशत फैलाएंगे, जो सुरक्षा के नाम पर लोगों को उकसाएंगे, जो बिल्कुल लोगों के डर का फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही तेल की कीमतें भी फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंततः हम सभी दुनिया भर में हो रही इन अशांतियों से प्रभावित हैं। और यह कहा जा सकता है कि यह सब वास्तव में हमारी उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा से आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हम अपने भीतर अपनी परछाइयों से लड़ रहे हैं या उन्हें ख़त्म कर रहे हैं और हम ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बाहर भी हो रहा है। पुरानी शक्तियाँ जो मुख्य रूप से, हाँ, अच्छी शक्तियाँ नहीं हैं, जो लालच पर टिकी हैं, जो सत्ता की भूखी हैं, जो हेरफेर मैनिपुलेशन पर टिकी हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक हमारे डर के साथ खेला है और इस तरह स्वाभाविक रूप से लाभ उठाया है, अब उनका भी अंत हो रहा है। लेकिन वे बस ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, वे इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आंतरिक चीज़ें भी इतनी आसानी से नहीं जाती। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि आप उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, तो आप चिप्स का पैकेट लेकर सोफे पर बैठ जाएं और सोचें कि आप कल तक ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो भी अभी इसका अनुभव कर रहा है जानता है कि यह कितनी कठिन स्थिति है। आपको हर चीज़ का सामना करना है, लड़ना है, कष्ट और सबसे तीव्र भावनात्मक दर्द भी सहना है। आपको हर चीज़ का सामना करना ही होगा और यही सब अभी बाहर भी हो रहा है। तो वे भी जाना नहीं चाहते, वे आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि उन्हें हार न माननी पड़े।
लेकिन अंत में वे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि समय बीत चुका है। तो उनके पास वैसे भी कोई मौका नहीं है, लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं है। और वे सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ, ताकि हम जो ऊपर जाना चाहते हैं, जो उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा न करने दें, क्योंकि तब उन्हें हमारी ऊर्जा की कमी महसूस होगी, क्योंकि हम सालों तक बेहतरीन उपभोक्ता रहे हैं और बिल्कुल हमेशा वहीं देखते रहे हैं, उस पर बहुत बार विश्वास भी किया है, वगैरह वगैरह। हम ये कहानी जानते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक वर्ग क्वाड्राट भी है, जो हमेशा उसी दिन हमारे मेष राशि एरीज में नेपच्यून के साथ होता है। फिर से उग्र मेष राशि में नेपच्यून, जो हमारे आदर्शों का प्रतीक है, जो हमारे नए युग में भी एक मुख्य भूमिका निभाता है, वह अब लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा और बार बार यहाँ दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि यह एक मुख्य भूमिका है। और उसी दिन वह चंद्रमा के साथ वर्ग क्वाड्रेचर में भी है। बिल्कुल, और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पहला दिन है, ये आगे भी जारी रहेगा। ऐसे और भी कई दिन हैं जिन्हें मैं नीचे विवरण में लिख दूंगा, ताकि आप ठीक से देख सकें कि चंद्रमा इन डर को ट्रिगर करने वाली स्थितियों को कब सक्रिय करता है, या फिर उन घटनाओं को भी जो स्वाभाविक रूप से बाहर दुनिया में घटित होंगी। तो यह सदमे वाली खबरों के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन इसका पूर्ण, अधिकतम और अभूतपूर्व चरम बिंदु पूर्णिमा के दिन ही देखने को मिलेगा, और वह महत्वपूर्ण तारीख 28 अगस्त है। अब हम विस्तार से उस पर भी एक नज़र डालेंगे और समझेंगे कि इसका क्या अर्थ है। यहाँ निश्चित रूप से बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि 28 अगस्त को हमारे पास यहाँ यूरोपीय समयानुसार सुबह 8 बजे का समय है। यदि आप किसी अन्य समय क्षेत्र से हैं तो बिल्कुल आपको बस अपने स्थानीय समय के अनुसार कुछ घंटे जोड़ने या घटाने होंगे। और साथ ही इस समय चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आगे बढ़ गया है और अब मीन राशि में स्थित है, और यहाँ यह हमारे सूर्य के साथ एक सीधा विपक्ष बनाता है, जो कि अभी कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है और पूरे इस महीने वहीं स्थित रहेगा। इसके साथ ही यह हमारे बुध ग्रह के साथ भी एक विपक्ष का निर्माण करता है, जो कि ज्योतिष में हमारे विचारों, संचार और बुद्धि का मुख्य प्रतीक माना जाता है ना। और वे यहाँ एक विपक्ष बना रहे हैं। सूर्य यहाँ कन्या राशि में इसे पूरी तरह से प्रकाशित कर रहा है। तो बुध ग्रह एक तरह से अपने ही घर में स्थित है, सूर्य भी वहीं मौजूद है, और मीन राशि में हमारे चंद्रमा के साथ विपक्ष में है ना। और ये सब कुछ असलियत से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप वास्तव में यहाँ भ्रम में पड़ीडीएच सकते हैं, क्योंकि मीन राशि वाले लोग स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा स्वप्निल होने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ, तो इसी वजह से वे अक्सर हकीकत की दुनिया से दूर हो जाते हैं और ज़मीन से अपना संपर्क खो देते हैं। यह सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में संभावित चौंकाने वाली खबरों के साथ जब चीज़ें फिर से शुरू होती हैं तो यह विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि वहाँ घबराहट वास्तव में फैल सकती है और बुध भी वहाँ मौजूद है। तो यहाँ ऊपर दिमाग में सब कुछ बहुत तेज़ी से चलने लगता है। हाँ, और आप वास्तव में डर की लहर में फंस जाते हैं। आप एक तरह से पूरी तरह से इसमें खिंचे चले जाते हैं। और यह सुबह 8 बजे की बात है, और सुबह 8 बजे ही मिथुन राशि में यूरेनस के साथ एक वर्ग यानी स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है कि संचार और समाचारों में यूरेनस के प्रभाव से अचानक झटके लग सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो पूर्णिमा के समय यह बहुत संभव है कि कोई बड़ी खबर या धमाका हो, चाहे वह किसी भी दिशा से आए। यह तो समय ही बताएगा। हम देखेंगे कि पूर्णिमा अपने साथ क्या ला सकती है, लेकिन यह आसानी से हो सकता है, चाहे वह सामूहिक स्तर पर हो या फिर व्यक्तिगत स्तर पर। बेशक आपको व्यक्तिगत रूप से भी देखना होगा कि वहाँ क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। क्या मुझे शायद खोने का डर है, सुरक्षा को लेकर डर है। मीन राशि में चंद्रमा के साथ इसे बहुत तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। और वहाँ पर बिल्कुल ये बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठीक उसी दिन कुछ घंटों के अंतराल के बाद कर्क राशि में मंगल के साथ हमारा एक त्रिकोण भी बन रहा है। और यहाँ भी यह हमारा योद्धा ग्रह है कर्क राशि में त्रिकोण में, और षटकोण सेक्सटाइल के संयोजन में यह पूरी स्थिति को और भी अधिक मजबूत बना सकता है।
और इसी तरह यह सिलसिला बाकी दिनों में भी चलता रहता है। हमने उन दिनों की जानकारी नीचे विवरण में दे दी है, जहां से आप देख सकते हैं कि ये कौन से दिन हैं। और साथ ही मैं सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अंग्रेजी में भी इसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो मैं उन दिनों पोस्ट डालता हूँ ताकि आप इन बातों को फिर से याद रख सकें, स्वाभाविक रूप से सुबह के समय या पिछली रात या पिछली शाम को, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप अभी, चाहे बाहर का दबाव कितना भी बन जाए या आप खुद इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, आप अपना आपा न खोएं और शांत बने रहें, क्योंकि यह निश्चित रूप से उल्टा असर करने वाला होगा। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम अपने डर पर काबू पा सकें, ताकि हम शांत रहें चाहे कुछ भी हो जाए। और यह निश्चित रूप से अब एक परीक्षा भी है। हाँ, लेकिन हम वास्तव में शांत कैसे रह सकते हैं? मतलब इतनी गहराई से कि हमें वास्तव में परवाह न हो कि क्या हो रहा है। ये बिल्कुल संभव है और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं खुद कई सालों से ऐसा कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जब से मैंने यह तरीका अपनाया है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत शांत रहता हूं। और सच मानिए, यह मेरे लिए एक पूरी तरह से अलग जीवन है। और ठीक यही मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं कि मैंने इस समस्या को कैसे हल किया। मैं अब आपको बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपनी व्यक्तिगत आपातकालीन संकट योजना विस्तार से दिखाऊंगा, जिसका मैं कई वर्षों से पालन कर रहा हूं, पूरी सावधानी बरत रहा हूं, और जो वास्तव में एक बार मेरे काम भी आ चुकी है। और वास्तव में यह बहुत ही कम उत्पादों के बारे में है। कुल मिलाकर केवल 8 ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत होती है, ताकि आप कई महीनों और एक पूरे साल तक जीवित रह सकें। और अगर 9वीं चीज़ भी इसमें जोड़ ली जाए तो आप बिना किसी स्थायी नुकसान के जीवित रह सकते हैं। यानी आपके शरीर को ऐसी कोई दीर्घकालिक कमी नहीं होगी जिसे वह ठीक न कर सके अगर हालात फिर से सामान्य हो जाएं, बशर्ते कि इसकी आवश्यकता हो। हालांकि सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हालात इतनी जल्दी सामान्य हो पाएंगे, और शायद हमें इन चीज़ों पर ही निर्भर रहना होगा। मुझे लगता है कि मूल रूप से यह हमेशा डर पैदा करने के बारे में होता है, और फिर निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए कुछ काम न करे, शायद बिजली न हो या शायद कुछ बंद हो, शायद आप कहीं अंदर न जा सकें, शायद पेट्रोल की कीमतें इतनी अधिक हों कि आप बस कहीं आ जा न सकें। मुझे नहीं पता, निश्चित रूप से किसी को नहीं पता, कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के भीतर पूरी आपूर्ति व्यवस्था अचानक से काम करना बंद कर देगी। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरा मानना है कि अगर ऐसा होता भी है तो ये एक छोटी अवधि के लिए होगा, और ठीक उसी के लिए आप सुरक्षित हैं और आपको फिर ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अब इन खबरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं वास्तव में इसकी बहुत अनुशंसा करूंगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल सामान्य उत्पाद हैं जो आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ सस्ता विकल्प चुनते हैं तो पूरी चीज़ की कीमत 50 यूरो से कम है और जीवित रहने के लिए यह पूरी तरह से पर्याप्त है। तो आप सस्ता विकल्प चुनें, और अगर आपका मन कुछ और करने का है और आप इसमें मज़ा भी लेना चाहते हैं तो वह एक अलग बात है। लेकिन आधार के रूप में आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल, तो अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको सूची दिखाता हूँ। मैंने एक सूची भी तैयार की है। वैसे ये डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध है। मैं नीचे वीडियो के विवरण में इसका लिंक दे दूंगा। तो जो कोई भी इसे विस्तार से दोबारा पढ़ना चाहता है वह इस पूरी सूची को नीचे विवरण में आसानी से पा सकता है। यह रही जर्मन वाली सूची, और ये हमारे उन सभी दर्शकों के लिए अंग्रेजी में भी उपलब्ध है जो जर्मन भाषा नहीं बोलते हैं। आप उसे नीचे अंग्रेजी भाषा में लिंक किया हुआ पा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हम जर्मन सूची देखते हैं जो निश्चित रूप से अंग्रेजी वाली के समान ही है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आटा है, फिर खाना पकाने के लिए वनस्पति तेल है, इसके बाद नमक, कुछ प्राकृतिक बीज, पीने का साफ पानी, ठंड से बचने के लिए एक गर्म कंबल, और अंत में मल्टीविटामिन की कुछ ज़रूरी गोलियां भी शामिल हैं। एक सामान्य इंसान के जीवित रहने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो मैं यहाँ किसी बीमार व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे पहले से ही पोषक तत्वों की कमी है। मैं यहाँ सामान्य वजन वाले एक बिल्कुल सामान्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जीवित रहने के लिए ये कई महीनों तक पर्याप्त है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ कि यह बिल्कुल कैसे करना है,
और मान लीजिए कि अगर किसी को इन उत्पादों के साथ 1 साल तक भी काम चलाना पड़े तो उन्हें अपने स्टॉक में प्रोटीन पाउडर को भी ज़रूर शामिल करना ही होगा। लेकिन अब हम एक एक करके सब कुछ विस्तार से देखेंगे ताकि मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकूं कि मैं इन सभी उत्पादों का उपयोग कैसे करता हूं और उन्हें आपस में कैसे मिलाता हूं। यह जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर तस्वीर में देख रहे हैं, असल में ये गेहूं के दाने हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें हमेशा अपने भरोसेमंद किसान से खरीदता हूं। मुझे यह भी पता है कि गेहूं कहाँ उगता है, यानी मैं इसे उगते हुए देखता हूं। और बिल्कुल, मैंने इसे कई सालों से अपनी आदत बना लिया है क्योंकि यह भंडारण के लिए वास्तव में सबसे अच्छा और आसान तरीका है। आप इसे बस एक बोरी में भरकर अपनी अलमारी में रख सकते हैं और उसके बाद आपको फिर किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दाने इतने सख्त होते हैं कि इनमें कीड़े नहीं लगते और न ही किसी अन्य तरह का जानवरों का संक्रमण हो सकता है। हालांकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, बशर्ते कि यह नमी वाली जगह न हो और कमरे का तापमान सामान्य बना रहे। बिल्कुल, और यह सबसे अच्छा है, आप बेशक आटा सुपरमार्केट से भी खरीद सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसे मैं खुद भी अपनाता हूँ। पहले मैं भी बेशक आटा सुपरमार्केट से ही आटा खरीदता था, लेकिन फिर मैं उसे घर लाकर क्लिंग फिल्म से दोबारा पैक कर देता था ताकि उसमें कीड़े न लगें। तो मैं आपको निश्चित रूप से यही सलाह दूंगा, अगर आप सुपरमार्केट से आटा लाते हैं जो पहले से ही पैक किया हुआ आता है तो उसे घर पर सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी स्थानीय किसान से सीधे आटा, गेहूं या फिर ओट्स, स्पेल्ट या जो भी अनाज आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसे लेने का मौका है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वहीं से लें, क्योंकि ऐसा करके आप सीधे तौर पर उन मेहनती किसानों को भी सपोर्ट करते हैं। तो जिस किसान के पास मैं 1 महीने पहले गया था और मैंने नया गेहूं लिया था, उसने मुझे बताया कि वह अब ये आखिरी बार कर रहा है। मतलब इंडस्ट्री के लिए तो नहीं, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों के लिए जो हमेशा आते रहते हैं, उनके लिए वह काम जारी रखेगा, भगवान का शुक्र है। लेकिन बड़े लोगों के लिए यानी इंडस्ट्री के लिए वह अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उसे इस साल प्रति किलो केवल 20 सेंट ही दिए थे। और अब आप हिसाब लगा सकते हैं, जब उसने मेरे सामने बोरी रखी, वह 30 किलो की बोरी थी, तो उसने कहा 6 यूरो। मैंने कहा क्या 6 यूरो? मैंने कहा क्या तुम मुझे यह मुफ्त में दे रहे हो या 6 यूरो क्यों? नहीं, इस साल कीमतें ऐसी ही हैं। तो मैंने निश्चित रूप से उससे ज़्यादा पैसे दिए। यह वास्तव में मतलब यह बिना शब्दों के शोषण है। वास्तव में इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये कहीं ना कहीं जानबूझकर किया गया है। तो कीमतें जानबूझकर यहाँ वास्तव में बहुत कम कर दी गई हैं, खासकर किसानों के लिए। और मैंने हाल ही में YouTube पर एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें बताया गया है कि यूरोप में अब हर दूसरा किसान इस गेहूं के उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर रहा है, क्योंकि यह काम अब उनके लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं रहा है। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर आप समय निकाल सकें तो आपको थोड़ा बाहर जाकर खुद देखना चाहिए। और जहां तक कीमतों का सवाल है, तो यह तो वैसे भी लगभग मुफ्त जैसा ही है, भले ही आप इसके लिए 2 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना भुगतान भी क्यों न कर दें, क्योंकि ऐसा एक बोरा वास्तव में लंबे समय तक चलता है। और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जब आप इसे बोरे से बाहर निकालते हैं तो ये ऐसा दिखता है। फिर बिल्कुल, मैं इसे एक स्टोरेज ग्लास बॉक्स में डालता हूँ, फिर मैं इसे तौलता हूँ और फिर मैं इसे एक कटोरे में डाल लेता हूँ। बिल्कुल, और उसके बाद बिल्कुल नया जो इस साल शामिल हुआ है, एक चक्की मिल। तो मैं इसे सीधे एक घरेलू चक्की में डाल देता हूँ जो अब मेरे पास घर पर है, और फिर आटा यहाँ पहले से पिसा हुआ बाहर आ जाता है। लेकिन इसकी सख्त ज़रूरत नहीं है, इसके विकल्प भी मौजूद हैं। मैं पहले आटा हमेशा उसे क्या कहते हैं, मुल्लर चक्की वाला, मुझे लगता है जर्मन में, के पास ले जाता था, क्योंकि मैं यहाँ इटली में हूँ और वह मेरे लिए इसे वहाँ पीस देता था, है ना। और मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं, क्या आपके यहाँ अभी भी ऐसी सुविधा है। मुझे लगता है जहाँ मैं पहले जर्मनी में रहता था, उस समय शहर में, मुझे लगता है कि ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि ऐसी कोई जगह थी भी या नहीं। लेकिन यह बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ दक्षिण इटली में यह अभी भी अधिक पारंपरिक है और इस तरह के पेशे अभी भी वास्तव में मौजूद हैं।
अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है, यानी अगर आपके पास कोई चक्की वाला नहीं है और सिर्फ यह अनाज है, तो भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसी चक्की के लिए पैसे नहीं हैं, तो एक तो हाथ से चलने वाली चक्कियाँ होती हैं, हाँ, तो उनकी कीमत लगभग 50 यूरो से शुरू होती है। लेकिन मैं अभी यह नहीं कह सकता, मैंने कोशिश नहीं की है, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें सिर्फ इंटरनेट पे देखा है। या फिर आप ओखली मूसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप बस एक ओखली लें और ज़रूरत पड़ने पर उसे पीस लें, हाँ, या बस पत्थरों का इस्तेमाल करें। तो मेरे पड़ोसी जो 88 साल के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वे पहले इसे बस 2 पत्थरों से करते थे और फिर गेहूं को आपस में रगड़कर पीस लेते थे और फिर उसे खा लेते थे। हाँ, पहले ये बिल्कुल सामान्य बात थी। हाँ, तो उस समय ये चक्कियाँ नहीं थीं या बड़ी पत्थर की चक्कियाँ होती थीं, लेकिन कठिन समय भी था। तब आप उनका उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि आप वहाँ पहुँच नहीं पाते थे और इसलिए उन्होंने बस ऐसा ही किया। क्योंकि अभी जो कीमतें हैं, उन्हें देखते हुए मैं वास्तव में ऐसे स्टॉक की सलाह दूंगा। हाँ, क्योंकि यह वास्तव में, जैसा मैंने कहा, भले ही आप 3 गुना कीमत चुकाएं, यह मुफ्त जैसा ही है और यह हमेशा के लिए चलता है, यहाँ तक कि 10 साल तक भी। और अगर आपके पास पहले से ही ऐसा कुछ है, क्योंकि आप में से कुछ लोग खुद भी ऐसा करते हैं, तो बताएं कि यह आपके पास कितने समय तक चला। मुझे सिर्फ कुछ वर्षों का अनुभव है और मेरे पास यह कभी इससे ज़्यादा नहीं चला। क्या किसी ने इसे वाकई 10 साल या उससे ज़्यादा रखा है, जैसा कि अच्छी तरह स्टोर करने पर कहा जाता है? अगर ऐसा हो तो यह बहुत बड़ी बात है कि एक बोरा 10 साल तक चले। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यह एक काफ़ी अच्छा निवेश है। खैर, मतलब दीर्घकालिक निवेश के तौर पर, है ना? और ख़ासकर अभी इन कीमतों के दौर में। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी आप इस गेहूं को पका सकते हैं। हाँ, आप इसे बस चावल की तरह पकाकर खा सकते हैं। और अगर बिजली ना हो तो आप इसे अंकुरित कर सकते हैं। ये 1 से 3 दिनों में अंकुरित हो जाता है और फिर आपको साथ में वह हरा हिस्सा भी मिल जाता है। इसका मतलब है, हाँ, आप इसे अंकुरित होने देते हैं और फिर आपके पास एक तरह से व्हीट ग्रास सलाद तैयार हो जाता है। और इसमें स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक पोषक तत्व होते हैं क्योंकि इसमें वह हरा हिस्सा भी साथ में होता है। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, बिना चक्की के भी भले ही आप कहें, ठीक है, मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो फिर आप बस 1 बोरी या कम से कम आटा ले आएं और फिर आप आपात स्थिति में वास्तव में इससे अपना काम अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है या आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, उन सभी के लिए जो इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं पहले इसे बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैं एक शहर में बड़ा हुआ हूँ और हाँ, ऐसी चीज़ें मेरे लिए वास्तव में अनजान थीं। हाँ, तो मैंने यहाँ आकर ही देखा कि गांव में गेहूं कैसे उगता है और वापस चक्की में कैसे आता है। और बिल्कुल, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। तो मुझे इससे चीज़ें तैयार करना बहुत पसंद है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ ये ताज़ा होल ग्रेन ब्रेड मौजूद है। बिल्कुल, ये खाने में वाकई में बहुत ही कमाल का है। गुणवत्ता के मामले में भी सच कहूँ तो इसमें कोई शिकायत नहीं की जा सकती। इसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। ये बहुत अच्छा है। और अगर आप इसमें अनाज या जो भी बीज या मेवे, जो भी आपका मन करे या जो आपके पास उपलब्ध हो, मिलाना चाहें, और यह सिर्फ संकट के समय के लिए ही नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो आप इसे इस तरह शामिल कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे, आपके पास हमेशा ये चीज़ें घर पर मौजूद रहेंगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, ओह, मुझे इसमें दिलचस्पी है और मुझे यह करने में मज़ा भी आएगा। बिल्कुल। या यहाँ मीठी चीज़ें भी वैसे ही, मैं इससे केक भी बनाती हूँ। ये देखिए, ये चॉकलेट अखरोट का केक है। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। मतलब सच में, इस घर पर पिसे हुए अनाज के साथ यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं वास्तव में पुरजोर सलाह दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब हम सूची में आगे देखते हैं। आटे के बारे में इतना ही, यह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारे पास यहाँ तेल है। खैर, ये तो स्पष्ट ही है, बस ये देखना होगा कि आपको कितनी ज़रूरत है। मैं भी इसे हमेशा यहीं से लेता हूँ क्योंकि मैं दक्षिण इटली में हूँ और यहाँ जैतून का तेल ताज़ा निकाला जाता है, बिल्कुल मेरे पास ही। और मैं हमेशा 5 लीटर के कनस्तर ले आता हूँ, लेकिन मैं तो संकट न होने पर भी ऐसा ही करता हूँ। और फिर मैं बस सामान्य से कुछ लीटर ज़्यादा ले आता हूँ अगर आपको थोड़ा पहले से तैयारी करके रखनी हो। लेकिन आप इसे निश्चित रूप से सुपरमार्केट से या कोई भी तेल जो आपको अभी सही लगे ले सकते हैं। फिर नमक। तो नमक बहुत महत्वपूर्ण है।
नमक की कीमत कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं पता, मेरे यहाँ अभी 1 किलो 25 सेंट का है। सच कहूँ तो संकट के समय में नमक सोने के बराबर होता है, क्योंकि केवल नमक और पानी से, हाँ, केवल इन दो चीजों से आप सामान्य तौर पर 1 से 2 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हाँ, बिना किसी और चीज के। अगर आप स्वस्थ हैं तो, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और ये तो कमाल की बात है। मेरा मतलब है, हमें शायद कभी इतने समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रा सोच कर तो देखिए। भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, भले ही आपके पास शून्य हो और सिर्फ नमक और पानी हो, तो भी आप 1 से 2 महीने तक गुज़ारा कर सकते हैं। तो फिर किसी को किसी बात की चिंता क्यों है? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारी घबराहट किस लिए? ये वास्तव में व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी नौबत आने की संभावना बहुत कम है, और अगर ऐसा होता भी है, तो आपके पास और भी चीज़ें होंगी। तो चलिए अब प्राकृतिक बीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वे प्राकृतिक बीज ही हों, क्योंकि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तो मैंने सोचा, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सुपरमार्केट से बैंगन और वहाँ की सब्जियाँ और जुकीनी ले लूँगा और बस उनके बीज निकाल लूँगा। फिर मैंने उन्हें सुखा लिया और अगले साल सब कुछ अच्छे से लगा दिया। पौधे तो उग आए, लेकिन एक भी सब्जी नहीं लगी। फिर मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? कुछ क्यों नहीं उग रहा? मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। जब तक कि मुझे ये जानकारी नहीं मिली कि सुपरमार्केट में मिलने वाले ये बीज वास्तव में संशोधित मैनिपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यह नहीं चाहा जाता कि लोग खुद से चीज़ें उगाएं, क्योंकि उन्हें अपना व्यापार चलाना है। और ये बीज शायद सभी या अधिकतर मृत होते हैं और अंकुरित नहीं होते। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, वरना आप बस खड़े रह जाएंगे और सोचेंगे, अरे वाह, मेरा फल कहाँ है, मेरी सब्जियां कहाँ हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप या तो किसी गार्डन सेंटर में देखें, या कभी-कभी हार्डवेयर स्टोर, बाउ मार्केट में भी मिल जाते हैं, या फिर इंटरनेट पर देखें, ताकि आपको प्राकृतिक बीज मिल सकें। सच कहूँ तो आपात स्थिति में 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं। मैं हमेशा 2 ही उगाता हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे पास अब समय की कमी है। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं और भी करना चाहता, लेकिन हमेशा सब कुछ करना मुमकिन नहीं होता। और इसीलिए मैंने अपनी आदत बना ली है कि मैं 2 सब्जियाँ उगाता हूँ, 1 सब्ज़ी गर्मियों के मौसम के लिए और 1 सब्ज़ी सर्दियों के मौसम के लिए। और सर्दियों के लिए मैंने ख़ास तौर पर एंडिव सलाद को चुना है, क्योंकि एंडिव सलाद न केवल कच्चे सलाद के रूप में खाने के लिए बेहतरीन है, बल्कि आप इसे भून भी सकते हैं। इसे पास्ता, चावल या फिर अंडों के साथ भी खा सकते हैं। यह स्टू या सूप में डालने के लिए अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी और स्वादिष्ट है। तो मैं इसे अक्सर खाता हूँ। यह बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, इसमें कड़वे तत्व होते हैं, सामान्य तौर पर मूल्यवान पोषक तत्व प्रदान करता है। और हाँ, मैं आपको इसकी एक फ़ोटो भी दिखाऊँगा। मैं इसे गमले में भी उगाता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं सरलता चाहता हूँ, घोंघों की वजह से भी, और फिर जानवर आ जाते हैं और अन्यथा ये बहुत अधिक काम हो जाता है, और ये गमले में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसका मतलब है कि आप इसे बालकनी पर या खिड़की के बाहर भी आसानी से उगा सकते हैं। खैर, ये अब बहुत बड़े हो गए हैं। ये बिल्कुल वही मॉन्स्टर एंडिव है, लेकिन ये यहाँ फूल भी देने लगी है, और मैंने इसे जानबूझकर इतना बड़ा होने दिया, क्योंकि मैं हमेशा इसकी पत्तियाँ तोड़ता रहता हूँ और कभी पूरी फसल नहीं काटता। और ये सचमुच, हाँ, मतलब ये लगभग मेरे जितनी बड़ी हो गई थी, ये यहाँ तक आ गई थी, और यहाँ ये फूल, ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि ये यहाँ इतने शानदार फूल देती है। ये एंडिव सलाद, आप सोचिए, ये एक एंडिव सलाद है। अगर आप इसे पूरा बढ़ने दें, तो ये यहाँ बीज बनाता है, और फिर बिल्कुल जब सब कुछ खत्म हो जाता है, फूल झड़ जाते हैं और बीज पक जाते हैं, तो आप बस बीज ले लेते हैं, और इस तरह आपके पास अगली सर्दियों के लिए सीधे बीज तैयार हो जाते हैं, और आप पूरी सर्दी इससे काम चला सकते हैं। मैं सर्दियों भर इसे रोज़ तो नहीं खाता, लेकिन वे बाहर रहते हैं और उन्हें बार-बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो यहाँ सिसिली में अक्सर रहता हूँ, शायद अगर आप अभी जर्मनी या उत्तर में हैं, तो आपको और भी कम ज़रूरत होगी। बिल्कुल, और ये बहुत ही व्यावहारिक है, इसमें समय भी बहुत कम लगता है, और आपके पास घर पर हमेशा कुछ न कुछ हरा-भरा रहता है, भले ही कोई संकट ना हो। आप चाहें तो अभी शुरुआत कर सकते हैं, कुछ गमले अंदर रखें, बीज डालें और एंडिव लगा लें। इससे आपके पास घर पर पहले से ही कुछ होगा, और आप हर स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। वाक़ई ये बहुत कारगर तरीका है।
तो आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और हाँ, ये बहुत ही अनुशंसित है। हाँ, और गर्मियों में जैसे अभी है, मैं हमेशा बेसिल उगाता हूँ। बेसिल, क्योंकि ये मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरह से उगती है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ ठंड है, तो आप निश्चित रूप से पता नहीं, मुझे लगता है कि जंगली लहसुन होता है और ऐसी अन्य चीज़ें भी हैं जो उत्तर में अच्छी तरह से उगती हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि बेसिल भी उत्तर में उगता है। अगर आपके पास कोई अच्छी धूप वाली जगह है, शायद दक्षिण की ओर मुख वाली बालकनी या बगीचा, तो आप धूप वाली जगह चुन लें। हाँ, और बेसिल तो एक मल्टी ऑल-राउंडर है। सिर्फ़ पेस्टो की ही बात करें तो जब इसके पत्ते अच्छे से उग आते हैं, तो मैं पेस्टो बनाकर उसके हिस्से फ्रीज़ कर लेता हूँ। लेकिन मैं उन्हें नियमित रूप से तोड़ता भी रहता हूँ। अगर आप नियमित रूप से इसके फूल और पत्ते तोड़ते रहें, तो यह पौधा बहुत ही शानदार और काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मैं बेसिल के 4-5 गमलों से कुल मिलाकर कम से कम 100, अगर 150 नहीं तो इतनी मात्रा में पेस्टो बना लेता हूँ। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा है और ये लंबे समय तक चलता है और आप इसे पास्ता के साथ खा सकते हैं, आप इसे सलाद ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे पनीर के साथ ब्रेड पर लगा सकते हैं, आप इसे पिज़्ज़ा पर डाल सकते हैं। तो मैं वास्तव में इसे हर चीज़ पर डाल देता हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत स्वस्थ है। और बिल्कुल वही प्रक्रिया फिर बीजों में भी जाती है जिसे मैं अंत में फूलने देता हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब बहुत हो गया, अब इसे रिटायर होने देते हैं क्योंकि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। हाँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ हफ़्ते पहले ली गई एक तस्वीर है, यहाँ वह सुंदर तितली बैठी है। मुझे आपको ये दिखाना ही था क्योंकि ये वाक़ई में बहुत कमाल की है। आप गौर करेंगे कि इसके पंखों पर छोटे-छोटे दिल बने हुए हैं। तो हाँ, मुझे ये सच में बहुत प्यारा लगा और बिल्कुल, तुलसी का पौधा अब यहाँ अच्छे से फूल रहा है और मैं इसे अब पूरी तरह से खिलने दे रहा हूँ। जो पत्तियाँ अभी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी लगा रहने देता हूँ क्योंकि मैं इसे सूखने के लिए लटका देता हूँ। फिर उसमें से सारे बीज अच्छी तरह निकल आते हैं, जिन्हें मैं निश्चित रूप से अगले साल के लिए रख लेता हूँ। और सूखे हुए तुलसी के पत्ते, फूलों और बाकी सब चीज़ों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे आवश्यक तेल होते हैं, जो सिर्फ़ पत्तियों में नहीं होते। फूल और जो अंत में बचता है, वह इतना तीव्र होता है, उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है और सूखने के बाद भी वह कम नहीं होती। सूखने के बाद इसका स्वाद न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन इसमें सारे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। इसमें वाक़ई कई महत्वपूर्ण और सेहतमंद गुण होते हैं। मैं बस इसे सुखाकर थैलियों में पैक कर लेता हूँ और ये वापस ब्रेड में इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से न्यूट्रल है, इसका स्वाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता, चाहे नमकीन हो या मीठा, तो ये हर चीज़ के साथ चल जाता है। और आपातकाल की स्थिति में तो आपके पास वैसे भी अतिरिक्त सेहतमंद चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो आपको वाक़ई में अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ये बस 2 बहुत ही सरल उदाहरण थे, जिनसे आप बहुत कम समय में बेहद आसानी से और प्रभावी ढंग से खुद को तैयार कर सकते हैं और बेशक आप दूसरे बीज भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा सब कुछ गमलों में ही करता हूँ, सिर्फ़ गमलों में। आपको किसी बगीचे की ज़रूरत नहीं है, सच में नहीं। ये गमलों में बहुत अच्छे से हो जाता है और इसीलिए हर कोई इसे कर सकता है। एक खिड़की और उसकी दहलीज़ ही काफ़ी है। बिल्कुल, और यहाँ आप खुद चुनते हैं कि आपको क्या सबसे अच्छा लगता है और क्या आप यह करना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर यह दिलचस्प नहीं लगता, तो आप बेशक विटामिन की गोलियाँ भी ले सकते हैं। अब हम इस पर भी बात करेंगे। अब हम फिर से यहाँ सूची खोलते हैं। बिल्कुल, वहाँ नीचे हमारे पास विटामिन की गोलियाँ हैं। इसीलिए मैं तो आपात स्थिति के लिए बीजों को अलमारी में ज़रूर रखूँगा। वे 2-3 साल चलते हैं और आप उन्हें हर 2-3 साल में बदल सकते हैं, लेकिन आपात स्थिति के लिए आपके पास हमेशा कुछ रहता है और उस दौरान आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बीज ज़रूर रखें, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वही इस पर ध्यान देते हैं। अगर आपको पता नहीं है, तो आप नहीं जानते। तो किसी को इस बारे में ख़्याल भी नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो सुपरमार्केट से ले लेंगे, लेकिन उसे भूल जाइए क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं उगता। तो वह अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, और फिर हमारे पास यहाँ एक गर्म कंबल है, लेकिन वह तो शायद आपके पास घर पर होगा ही। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है सिवाय इसके कि अगर आप सहारा रेगिस्तान में रह रहे हों और फिर साबुन की टिकिया, साबुन के कुछ टुकड़े, क्योंकि आपातकाल में आप इनसे सब कुछ कर सकते हैं। आप खुद को धो सकते हैं या कपड़े भी धो सकते हैं। आप साबुन से खुद को भी धो सकते हैं, आपातकाल में बर्तन भी धो सकते हैं। तो बस साबुन की कुछ टिकिया काफ़ी हैं।
इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वैसे भी शायद कुछ होने वाला नहीं है। अंततः बात सिर्फ़ शांत रहने की है, डर की इस लहर में शामिल न होने की और खुद को ब्लैकमेल न होने देने की। क्योंकि अगर वे कहते हैं, ठीक है, तो आप यह नहीं कर सकते, तो आप वह नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, तो फिर ना सही, मुझे वह करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपके पास वह विकल्प हो। हाँ, और अब हम पानी पर आते हैं। पानी भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए भी बहुत सरल समाधान मौजूद हैं, जिन्हें हम अभी एक बार फिर से देखेंगे। ये बिल्कुल एक डू इट योरसेल्फ स्वयं करें समाधान होगा, एक थोड़ा वास्तव में एक बेहतरीन समाधान है, क्योंकि उसने बस यहाँ ऊपर एक प्लास्टिक का कंटेनर रखा है। ये फूलों का गमला भी हो सकता था जो नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा है, और फिर यहाँ टेप से एक पाइप लगा दिया है और नीचे एक ड्रम रख लिया है। अब इसमें बारिश का पानी गिरता है और इस तरह आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे भर सकते हैं या नहीं, और फिर आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन आपात स्थिति में आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, खासकर अगर आप उत्तर में रहते हैं जहाँ अक्सर बारिश होती है। दक्षिण में भी हम बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं, पर सिर्फ आपात स्थिति के लिए। आप बारिश देखकर इसे भर सकते हैं या फिर दूसरे कंटेनरों में डाल सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह आपके पास यहाँ निश्चित रूप से अपना आपातकालीन पानी भी होता है, और यह तब भी काम करता है जब हम इसे यहाँ देखते हैं। हाँ, इसे वास्तव में कोई भी व्यक्ति बहुत ही कम, यानी कुछ यूरो में बहुत आसानी से बना सकता है। इसके लिए आपको बस एक कीप या फिर एक उल्टा लैंप शेड, एक पाइप और नीचे रखने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत होगी, जिसे आप आसानी से ले आते हैं। तो सच कहूँ तो ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है और आप सुरक्षित हैं। आपके पास बस यह सावधानी, ये बुनियादी सुरक्षा है, और फिर निश्चित रूप से यह हवा की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है कि आपके यहाँ कैसी है। यहाँ मेरे पास मुझे बारिश के पानी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं इसे सामान्य रूप से उपयोग कर सकता हूँ, हालाँकि मैं इसे पीता नहीं हूँ। मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बर्तन धोने और नहाने में करता हूँ, पर आपात स्थिति में मेरे यहाँ इसे बिना हिचकिचाहट पिया जा सकता है। अगर आप किसी तेल रिफाइनरी के पास रहते हैं या जहाँ बहुत धुआँ है, तो आपात स्थिति में मैं इसे शायद उबाल कर पी लूँगा। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपात स्थिति में इसे पिया जा सकता है। निश्चित रूप से आप इससे मरेंगे नहीं, लेकिन हाँ, आप इसे उबाल भी सकते हैं या फ़िल्टर कर सकते हैं। मेरा म्यूनिख में एक बहुत ही पुराना दोस्त रहता है, जिसने बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनाया है, लेकिन उसने इसे और भी ज़्यादा पेशेवर तरीके से तैयार किया है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा दिखता है और वह इसका इस्तेमाल भी ऐसे ही करता है। उसने मुझे बताया कि वह इस तरह पानी के भारी बिल बचा लेता है, वह हमेशा इसका इस्तेमाल करता है। उसने नीचे एक नल भी लगा लिया है और पाइपलाइन भी बिछा ली है। मुझे नहीं पता, उसने इसे बहुत अच्छे से बनाया है। उसने इसके लिए काफ़ी समय निकाला और अब वह वास्तव में अपने घर में पानी की खपत के लिए इसका इस्तेमाल करता है और इस तरह पानी के खर्च बचाता है। बेशक आप ऐसा भी कर सकते हैं। विकल्प निश्चित रूप से बहुत सारे हैं और यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितनी रुचि रखते हैं। अगर आप कहते हैं, ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं इस विषय को पूरा कर सकूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि आपको सूचित रहना होगा। हाँ, ये तो तार्किक है, लेकिन इस घबराहट की लहर में बह जाना, खुद को ब्लैकमेल होने देना और बस यही सब सिलसिला, इसकी वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए और कोई ऊर्जा नहीं बची है। हमें अपने बारे में सोचना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम अपनी चीज़ों को सुलझा लें, और अब बहुत से लोगों के लिए, या वास्तव में हम सभी के लिए, सब कुछ उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि ये बस आखिरी चीज़ें हैं। बहुत से लोग कई वर्षों से इस आत्मकार्य में लगे हुए हैं और अब वे अपनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या फिर वे पुरानी आत्माएँ हैं जिन्हें अभी अपनी एक बड़ी चीज़ पूरी करनी है या सुलझानी है। और जो कोई भी इन तीव्र ऊर्जाओं को इस समय गहराई से महसूस कर रहा है, वह निश्चित रूप से अभी इसी महत्वपूर्ण चरण से गुज़र रहा है। हाँ, और सच तो ये है कि आने वाले समय में यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वास्तव में हमारे सामने बहुत ही बड़ी और जटिल चुनौतियाँ हैं। अंततः हम सभी यहाँ इसी गहरे और आवश्यक परिवर्तन को लाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि हम अपने मानवीय अस्तित्व को
पूरी तरह से पूर्णता प्रदान कर सकें और एक नए बेहतर अध्याय में गर्व के साथ प्रवेश कर सकें। लेकिन यह आसान नहीं होगा। ये कोई महज संयोग नहीं है कि लोग हजारों वर्षों से अपनी गहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्षों तक पहाड़ों की एकांत वादियों में छिपते रहे हैं या फिर मठों की शरण में गए हैं, क्योंकि असल में यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। और सच तो यह है कि बहुत से लोग तो इसे कर भी नहीं पाए। वे लोग जिन्हें आप पुराने ग्रंथों और आज की नई किताबों में भी बार बार प्रबुद्ध के रूप में पढ़ते हैं, वे हमेशा से ही बहुत कम रहे हैं, है ना? क्योंकि यह आसान नहीं है। वरना वरना तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे कुछ गिने-चुने लोग ही रहे हैं, लेकिन अभी ठीक यही चीज़ बदल रही है। ठीक यही चीज़ अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह नई दुनिया एक प्रकाश की दुनिया होगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें प्रेम का शासन होगा, जिसमें विश्वास होगा, जिसमें समझ होगी और जिसमें छाया के अंशों का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह अनुभव बिल्कुल तारों के लोगों जैसा होगा और हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा पूरी तरह से तारों की ऊर्जा में बदल जाएगी। वहाँ छाया का कोई भी अंश नहीं होगा और वहाँ कभी कोई अंधेरा नहीं होगा। हम प्रकाश के प्राणी बन जाएँगे, एक तरह से मानवीय प्रकाश के प्राणी, और यह अब आसान नहीं होगा और ऐसा ही है। हाँ, और इस तरह हर कोई अब उसी का सामना कर रहा है, जिसका उसे सामना करना ही है। बिल्कुल वही चीज़ें जो आप वास्तव में नहीं चाहते थे, यानी सबसे बुरी पीड़ा, सबसे बुरा दर्द, चाहे वह भावनात्मक हो, शारीरिक हो या जो कुछ भी अभी सामने आ रहा है। यह क्रूर होगा, क्योंकि हर किसी के लिए अब वही सामने आ रहा है जिसे वे सबसे बुरा मानते हैं। लेकिन इसके लिए हम अब अपने आंतरिक चंद्रमा को भी बहुत गहराई से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके जब हम बाहरी चंद्रमा के अलावा अपनी आंतरिक चंद्र गति को भी पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हमें यह ठीक-ठीक पता चल जाता है कि वह सटीक समय कब है, जब हम फिर से अपनी राह से भटक जाते हैं या फिर अनजाने में ही अपने पुराने ढर्रे में वापस चले जाते हैं। क्योंकि अंततः बात इसी की है। हमारे पास महीने में 8 समय सीमाएँ होती हैं। ये एक तरह से बिल्कुल सटीक तारीखें और सटीक दिन माने जाते हैं। महीने के वो ख़ास 8 दिन जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ हमारे आस-पास विशेष रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और हम में से कुछ लोगों के लिए, या कम से कम उनके लिए जो इसमें शामिल हैं, ये ठीक इन्हीं दिनों सक्रिय हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जब मेरा आंतरिक चंद्रमा सक्रिय होता है, तो मैं कभी-कभी वास्तव में पूरी तरह से पस्त हो जाती हूँ, ख़ासकर विपक्ष के दौरान। और जब बाहरी चंद्रमा भी इसमें जुड़ जाता है, तो मैं कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखती। मैं वास्तव में अब ऐसा नहीं करती। मैं पूरी तरह से पस्त हो जाती हूँ, बिल्कुल पस्त। और ये सच है, ये ऐसा ही है। मैं अब कई महीनों के बाद ये कह सकती हूँ। और इस तरह आपको पता चल जाता है कि आप कब इन ऊर्जा के झटकों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि ज़रूरी काम बाकी दिनों में निपटा लें, क्योंकि आपके पास अभी भी लगभग 22 दिन और होते हैं जब चीज़ें बेहतर चलती हैं या आप इसे इतनी तीव्रता से महसूस नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये वही नाजुक समय अंतराल भी है जब आप भावनात्मक रूप से बहुत अधिक संवेदनशील या बहुत कमज़ोर होते हैं, और जब ये पुराने पैटर्न आपके सामने बहुत अधिक स्पष्ट होकर उभर आते हैं। और अब मैंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा विषय लिया है, जिसने मुझे कई महीनों तक व्यस्त रखा है। और इस एस्ट्रो डिटेक्टर की बदौलत, जो यहाँ पीछे रखा हुआ है, या फिर यह छोटा वाला जिसे हम इनर मून राउंड्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं, इसकी बदौलत मैं अब इन जटिल डेटा को निकाल पाया हूँ। मैंने इनका बारीकी से अवलोकन किया है। मैं महीनों से इनका लगातार अवलोकन कर रहा हूँ और अब मुझे ठीक-ठीक पता है कि ये पैटर्न कब और कैसे दोहराते हैं। और पिछली बार मेरा आखिरी बड़ा विषय मुझे ठीक-ठीक पता था। मैं 3 दिन मुझे पता था, अब मैं बहुत कमज़ोर होने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं वास्तव में इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ और अगर मैं आखिरकार इस कमज़ोरी, इस गहरे पैटर्न, जिसे वास्तव में आघात भी कहा जा सकता है, को पूरी तरह दूर करना चाहता हूँ, तो मुझे इन 3 दिनों तक ऐसे ही रहना होगा, ताकि मैं फिर से पीछे न गिरूँ। और जब आप एक बार पूरी गहराई के साथ इसे समझ लेते हैं, अपने पूरे मासिक चक्र को, महीने के अपने उन ख़ास 8 दिनों को, और यह कि वे अगले महीने में कैसे आपस में जुड़ते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक-ठीक यह जान जाते हैं। ओह! इन दिनों में मेरे साथ तो हमेशा वही होता है।
इन 3 दिनों में मुझे अब बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना है, मुझे दृढ़ बने रहना है, मुझे अब हार नहीं माननी है, या जो कुछ भी हो, हर किसी के अपने अलग मुद्दे होते हैं। और यही तो असल में आंतरिक चंद्रमा की अवधारणा है। आंतरिक चंद्रमा आपके अपने विषयों को दृश्यमान बनाता है, और बाहरी चंद्रमा, जिस पर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं, ये साझा विषय हैं, जैसे डर और सुरक्षा की चिंता, जो हम सबको प्रभावित करती है। बिल्कुल, लेकिन व्यक्तिगत विषय भी हैं जो इसके समानांतर चलते रहते हैं। और मान लीजिए कि आप शायद अभी थोड़े डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, जो हमेशा चिंता करते हैं और शायद दूसरों पर दोष भी मढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आंतरिक चंद्रमा के साथ यह सब और भी अधिक प्रबल हो सकता है, खासकर तब जब साथ ही साथ कुछ और भी सक्रिय हो। बहरहाल, अब यह इसी तरह आगे बढ़ेगा। जो लोग पहले से ही इसमें शामिल हैं, वे जानते हैं कि हम अब आने वाले महीने के लिए चंद्रमा की स्थितियों को अपने कुंडली में दर्ज कर रहे हैं, ताकि हम उन 8 दिनों का पता लगा सकें कि वे हम में से प्रत्येक के लिए कब आते हैं, और फिर हमें पता चल जाएगा कि हम कब उनके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, और निश्चित रूप से उन सामान्य ऊर्जाओं के प्रति भी जो लगातार हम पर हावी होती रहती हैं। और जो लोग नए हैं, वे बेशक आगे देखना जारी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि अपनी कुंडली में अपने आंतरिक चंद्रमा को दर्ज करना कैसे काम करता है, या फिर आप नीचे दिया गया क्विक स्टार्ट, त्वरित शुरुआत भी देख सकते हैं। एक क्विक स्टार्ट भी उपलब्ध है, जिसमें मैं अनिवार्य रूप से मून कोड के बारे में बताता हूँ कि यह क्या है। और भले ही आपने ज्योतिष के बारे में पहले कभी कुछ न सुना हो, फिर भी इसमें शामिल हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद यह और भी बेहतर है, क्योंकि कुछ चीज़ों को सही किया गया है, क्योंकि प्राचीन काल से वे सही ढंग से नहीं पहुँचाई गई थीं, यानी गणितीय रूप से सही नहीं थीं। और इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी गलत सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सीधे सही तरीके से शुरुआत करते हैं, जो गणितीय रूप से सटीक है, ज्यामितीय रूप से सटीक है। और यह वाक़ई बच्चों का खेल है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि मून कोड कैसे काम करता है, और राशिफल का एक न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन एक पूरा कोर्स भी है, जहाँ मैं सब कुछ बहुत विस्तार से समझाता हूँ। तो क्विक स्टार्ट सिर्फ़ इसलिए है ताकि आप सीधे शुरुआत कर सकें और पहली थोड़ी समझ हासिल कर सकें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिनों को ट्रैक कर सकें। बात इसी की है। अगर आप क्विक स्टार्ट करते हैं, तो आप तुरंत अपने दिनों पर नज़र रखना शुरू कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके 8 दिन कब सक्रिय हैं, और बाकी चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हैं। मैं आपको इसकी सलाह ज़रूर दूँगा, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो हमें भी प्रभावित करते हैं, और इन्हें जानना अच्छा है। तो ये निश्चित रूप से बेकार की जानकारी नहीं है, सिर्फ़ दिमाग भरने के लिए। ऐसा नहीं है। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, और इसमें सालों की रिसर्च, 15 साल की रिसर्च शामिल है। बिल्कुल, लेकिन इसे क्विक स्टार्ट में बहुत ही ज़रूरी तरीके से संक्षेप में दिया गया है, ताकि आप तुरंत शुरुआत कर सकें। और आप सभी जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तो जानते ही हैं कि मैं वह धुन बनाता हूँ, जिसमें वही गणित छिपा है जो उन 8 दिनों में है, जिन्हें हम अब आने वाले पूरे महीने के लिए पता लगा रहे हैं। तो वही गणित जो एस्ट्रो डिटेक्टर की विधि में है, हमारे अंतरालों में, जिससे हम अपने 8 दिनों का पता लगाते हैं, वही गणित उस एस्पेक्ट मेलोडी में भी है, जिसे मैं हमेशा वीडियो के अंत में बजाता हूँ। बस किसी ने मुझसे कहा कि वह अंत में इसे हमेशा भूल जाता है। तो उसने हाल ही में गौर किया कि उसने इसे एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि अंत में, हाँ, वह बस बंद कर देता है जब उसे पता चलता है कि वीडियो खत्म होने वाला है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो अब काफ़ी लंबे हो गए हैं। अब हम हमेशा शुरुआत में आउटर मून से शुरू करते हैं और फिर इनर मून पर जाते हैं। जो नए लोग हैं, वे आउटर मून के साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, जबकि जो लोग अंदर शामिल हैं, वे इनर मून के साथ भाग लेते हैं। बीच में हमेशा एस्पेक्ट्स मेलोडी होती है, जो एक ब्रेक की तरह काम करती है, ताकि लोग चाहें तो दूसरा हिस्सा किसी और दिन देख सकें। लेकिन आप इन्हें ध्यान से सुनें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। इससे हमारा दिल भी समझ पाता है। हम जानते हैं कि कौन से दिन चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं और कब सब कुछ सक्रिय होता है। हमारे मामले में अंतर्ज्ञान भी काम करने लगता है, जो पीछे से मदद करता है।
बस आप यहाँ एस्पेक्ट्स मेलोडी नियमित सुने, ये दैनिक जीवन में अपने आप काम करने लगेगा। तब आप बस जान जाते हैं, आपको आहा पल, अचानक समझ आने वाले पल मिलते हैं और यही उस मेलोडी में छिपा है, वही गणित। इसीलिए अब यह उपलब्ध है और इसके बाद हम तुरंत आंतरिक चंद्रमा इनर मून के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अंकित करेंगे। फिर हर किसी को अपना ताज़ा प्रिंट किया हुआ राशिफल चाहिए होता है और हम अभी पहले ही यहाँ बीच में अपना एक छोटा सा छेद कर लेंगे ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत हो तो हम बहुत ही आसानी से उस पर अपना एस्ट्रो डिटेक्टर लगा सकें। यदि आप क्विक स्टार्ट से आ रहे हैं और इस विषय में बिल्कुल नए हैं तो आप इसे निश्चित रूप से पहले रख सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले आप हमारे कोर्स का चौथा एपिसोड देख सकते हैं, जहां मैं विस्तार से बताता हूं कि इसे कैसे आसानी से, जल्दी और प्रभावी ढंग से हर बार बिल्कुल सही तरीके से लगाया जा सकता है। फिर मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, मैं इसे एक बार पलटता हूं और पीछे की तरफ थोड़ा सा टेप लगा देता हूं ताकि यह और भी अधिक मजबूत हो जाए और लंबे समय तक टिका रहे। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, पर मुझे इसे स्थिर रखना पसंद है। अब आप एक रबर या कॉर्क का टुकड़ा लें और उसे ठीक उस केंद्र बिंदु के नीचे रखें जहां हमें छोटा सा छेद करना है। इसके बाद एक छोटा ईयरिंग स्टड या ड्राइंग पिन लें ताकि हम उस निशान के बिल्कुल बीचों बीच सावधानी से एक छोटा सा छेद बना सकें। बस इतना ही। इस तरह हमने एस्ट्रो डिटेक्टर के लिए अपना राशिफल तैयार कर लिया है, क्योंकि इसके बाद इसे बस वापस अंदर डाल दिया जाता है। तो अंत में देखा जाए तो यह बस कुछ ही सेकंडों में पूरा होने वाला काम है। अब मैं यहाँ लगातार आकाश में चंद्रमा की बदलती हुई स्थिति के बारे में बोलकर विस्तार से बताता हूँ। हमारे इस नए ज्योतिषीय चक्र में जो सबसे पहली स्थिति बन रही है वह 23 अगस्त की तारीख को है और उस समय वह मकर राशि में ठीक 1 डिग्री के स्तर पर स्थित रहने वाला है। 23 अगस्त की वह तारीख, देखिए, तारीख को हम हमेशा उसके ठीक ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें स्पष्ट रूप से पता रहे कि यह घटना कब होने वाली है। यह मध्य यूरोप के समय के अनुसार रात के 2 बजे का समय है और मध्य यूरोप में ही दोपहर के 2 बजे यह चंद्रमा मकर राशि में ठीक 7 डिग्री पर स्थित होगा। फिर आगे मकर राशि में अब ये 13 डिग्री पर है। 24 तारीख को अगस्त। आज दोपहर ठीक 2 बजे यह ग्रह यहाँ मकर राशि में बिल्कुल 19 डिग्री पर स्थित है। इसके बाद अगली स्थिति मकर राशि में ठीक 25 डिग्री पर स्थित है। यह बात 25 अगस्त की है और ठीक दोपहर के 2 बजे यह यहाँ कुंभ राशि में 1 डिग्री पर स्थित है।
इसके बाद अगली स्थिति कुंभ राशि में 7 डिग्री पर स्थित है। छब्बीस तारीख को अगस्त। दोपहर के ठीक 2 बज रहे हैं और यहाँ कुंभ राशि में अभी 13.5 डिग्री का मान चल रहा है। फिर अगली स्थिति कुंभ राशि में ठीक 20 डिग्री पर आती है। सत्ताईस तारीख को अगस्त। और दोपहर के ठीक 2 बजे का समय है। यहाँ कुंभ राशि में अभी 26 डिग्री है। अगली स्थिति मीन राशि में ठीक 2 डिग्री पर स्थित है। अट्ठाईस तारीख को अगस्त। और दोपहर के 2 बजे ये मीन राशि में 8.5 डिग्री पर है। इसके बाद की अगली स्थिति मीन राशि में 15 डिग्री पर है। उनतीस तारीख को अगस्त। और दोपहर के 2 बजे यहाँ यह 21.5 डिग्री पर है। अब हम अगली स्थिति को देखते हैं जो मीन राशि में पूरे 28 डिग्री पर स्थित है। तीस तारीख को अगस्त। और यहाँ दोपहर के ठीक 2 बजे यह मेष राशि में 5 डिग्री की स्थिति पर है। अगली स्थिति की बात करें तो ये मेष राशि में 12 डिग्री पर स्थित है। इकतीस तारीख को अगस्त। और दोपहर के 2 बजे यह मेष राशि में 18.5 डिग्री पर है। इसके बाद अगली स्थिति मेष राशि में ठीक 25 डिग्री पर है। पहली तारीख को सितंबर।
और दोपहर के ठीक 2 बजे यह वृषभ राशि में 2 डिग्री पर स्थित है। अगली स्थिति वृषभ राशि में है, जो कि ठीक 9 डिग्री पर स्थित है। 2 तारीख को सितंबर। और यहाँ दोपहर के 2 बजे यह वृषभ राशि में 16 डिग्री पर है। इसके बाद अगली स्थिति वृषभ राशि में ठीक 23 डिग्री पर बनी हुई है। तीन तारीख को सितंबर। और आज दोपहर के ठीक 2 बजे यह ग्रह यहाँ आकाश में मिथुन राशि में स्थित है। हम देख सकते हैं कि अगली स्थिति मिथुन राशि में ठीक 7 डिग्री पर स्थित है। चार तारीख को सितंबर। और दोपहर के 2 बजे यह मिथुन राशि में 14 डिग्री पर है। इसके बाद अगली स्थिति मिथुन राशि में ठीक 21 डिग्री पर स्थित है। पांच तारीख को सितंबर। और दोपहर के ठीक 2 बजे यह ग्रह यहाँ मिथुन राशि में 28 डिग्री पर स्थित है। फिर यह आगे चलकर 5 डिग्री कर्क राशि में स्थित है। छह तारीख को सितंबर। और दोपहर के ठीक 2 बजे यह यहाँ कर्क राशि में 12.5 डिग्री पर है। फिर हमारे पास कर्क राशि में 20 डिग्री है। सात तारीख को सितंबर। और आज दोपहर के ठीक 2 बजे यह यहाँ कर्क राशि में 27 डिग्री पर स्थित है। अगली खगोलीय स्थिति सिंह राशि के नक्षत्र में 4 डिग्री पर है।
8 तारीख को सितंबर। और दोपहर के 2 बजे यह यहाँ सिंह राशि में 11 डिग्री पर है। अगली स्थिति सिंह राशि में ठीक 18 डिग्री पर स्थित है। नौ तारीख को सितंबर। और दोपहर के ठीक 2 बजे यह सिंह राशि में 25 डिग्री पर स्थित है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति कन्या राशि में 2 डिग्री पर स्थित है। दस तारीख को सितंबर। और ठीक दोपहर के 2 बजे यह कन्या राशि में 9 डिग्री पर स्थित है। इसके बाद अगली स्थिति कन्या राशि में 16 डिग्री पर है। ग्यारह तारीख को सितंबर। और दोपहर के ठीक 2 बजे यह यहाँ कन्या राशि में 23 डिग्री पर स्थित है। फिर यह तुला राशि में 0 डिग्री पर आगे बढ़ता है। बारह तारीख को सितंबर। और दोपहर के 2 बजे यह यहाँ तुला राशि में 6.5 डिग्री पर है। फिर हमारे पास तुला राशि में 13 डिग्री है। तेरह तारीख को सितंबर। और दोपहर के 2 बजे ये यहाँ तुला राशि में 19.5 डिग्री पर है। फिर हमारे पास तुला राशि में स्थित 26 डिग्री का मान आता है। यह 14 सितंबर को है। और दोपहर के 2 बजे यह वृश्चिक राशि में 2.5 डिग्री पर है। फिर यह वृश्चिक राशि में 9 डिग्री पर आगे बढ़ता है। पंद्रह तारीख को सितंबर।
और ठीक दोपहर के 2 बजे यह वृश्चिक राशि में 15 डिग्री पर है। फिर हमारे पास वृश्चिक राशि में 21 डिग्री है। सोलह तारीख को सितंबर। दोपहर के ठीक 2 बजे यह वृश्चिक राशि में 27 डिग्री पर स्थित है। फिर अब हम धनु राशि में 3 डिग्री पर स्थित हैं। सत्रह तारीख को सितंबर। और दोपहर के 2 बजे यह धनु राशि में 9 डिग्री पर है। फिर हमारे पास धनु राशि में 15 डिग्री है। अठारह तारीख को सितंबर। दोपहर के ठीक 2 बजे यह ग्रह धनु राशि में 21 डिग्री पर स्थित है। और अंत में इस चक्र के लिए हमारी अंतिम स्थिति धनु राशि में 27 डिग्री पर है। उन्नीस तारीख को सितंबर। अब हम यहाँ चंद्रमा के चरणों को दर्ज करते हैं और ये 28 अगस्त से पूर्णिमा के साथ शुरू होता है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। अगस्त में पूर्णिमा के साथ जिस पर हमने पहले चर्चा की थी, वहाँ हम पूर्णिमा का प्रतीक बना लेते हैं, इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल हम बाद में देख सकते हैं या हर कोई अपने लिए बाद में देख सकता है कि क्या वे भी यहाँ आंतरिक चंद्रमा से प्रभावित हैं, क्योंकि मेरे साथ पिछले महीने वास्तव में ऐसा ही हुआ था। 29 जुलाई को पूर्णिमा के साथ साथ मेरे चार्ट में विपक्ष ऑपोजिशन भी था, चंद्रमा का विपक्ष। हाँ, और यह इतना ज़बरदस्त था कि मैं सचमुच लगभग पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा। यह वाकई बहुत तीव्र था और मैंने अक्सर इस पर गौर किया है, तो इसलिए बिल्कुल वहाँ आप इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं उस समय हमेशा छुट्टी ले लिया करूँगा। जब तक ऊर्जाओं का यह असर इतना तीव्र है, मैं और नहीं झेल सकता, क्योंकि यह बस परेशान करता है। तो फिर आप एक तरह से बिस्तर में ही रह सकते हैं और अच्छी तरह से ऊर्जाओं को अपने ऊपर काम करने दे सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ घटते चंद्रमा के साथ आगे देखते हैं, जो यहाँ 4 सितंबर को होगा। सितंबर और फिर हम 4 सितंबर की ओर मुड़ते हैं। सितंबर और यहाँ प्रतीक को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें यह भी पता रहे। फिर आगे बढ़ते हैं। 11 तारीख को सितंबर को अमावस्या होगी और अंत में 18 तारीख को फिर बढ़ता हुआ चंद्रमा। और बाकी की जो तारीखें हैं उन्हें आप बेशक अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह और कुछ नहीं है। हमारे पास यहाँ पूर्णिमा है, यहाँ अमावस्या है, ये हमारे घटते और बढ़ते चंद्रमा हैं, और फिर चंद्रमा की अन्य 2 अवस्थाएं भी हैं कि वह सूर्य के सापेक्ष आखिर किस स्थिति में है। और मैंने उन्हें विषय सूची में भी लिख दिया है, या फिर मैं अब इन्हें हमेशा फेसबुक या सामान्य तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल इससे पता चल जाता है कि वे कौन से दिन हैं, और आप हमेशा बहुत आसानी से इसकी तुलना भी कर सकते हैं।
अब हम यह विश्लेषण करेंगे कि किन विशेष दिनों में और किन किन समय अंतरालों के दौरान हमारे ये पहलू यहाँ पूरी तरह से सक्रिय बने हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एस्ट्रो डिटेक्टर को वापस कुंडली पर लगाते हैं, या जो नए लोग हैं वे इसे बस बीच में रख लें, तो कृपया हमेशा इसे बीच में ही रखें जब तक कि आप इसे लगा न लें। इसके लिए आपको वास्तव में बस एक ईयररिंग या एक ड्राइंग पिन की आवश्यकता है और बस एक छेद कर दें, हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह हमेशा बीच में रहता है। इसके बिना भी काम चल जाता है, पर यह बेहतर है। मैं खुद इसे 1 साल से ज़्यादा समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे मामले में मुझे बस बार बार पिछले राशिफल को देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह 2 राशिफल में विभाजित हो, क्योंकि आप इसे हर किसी के लिए विशेष रूप से एक ही दिन पर कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मेरा कंजंक्शन युति पिछले महीने में है, यह शुरू होता है और फिर यह उस सेक्सटाइल के साथ जारी रहता है जिसे हमने आज चिह्नित किया है। इसलिए मैं अब पिछले महीने वाला या वास्तव में अभी वाला देख रहा हूँ, क्योंकि वह तो अगले हफ्ते ही शुरू होगा। इसका मतलब है कि यह अभी भी यहाँ प्रासंगिक है, हम अभी इसी का उपयोग कर रहे हैं। और वहाँ मैं कंजंक्शन युति देखता हूँ जो मेरे लिए यहाँ 20 अगस्त को है। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे पता है कि मेरा ऊर्जा विंडो, ऊर्जा का समय खुला है। मैं यहाँ ऊर्जाओं को काफ़ी अधिक मजबूती से प्राप्त करता हूँ और पैटर्न भी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए हम इन 8 समय अंतरालों को नोट करते हैं, क्योंकि अंततः बात यही है कि इन 8 समय अंतरालों में चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। यह मैंने मून कोड एपिसोड में भी समझाया है। क्विक स्टार्ट का दूसरा भाग गणितीय रूप से समर्थित है। यह प्राकृतिक नियमों के अधीन है जो वस्तुनिष्ठ हैं और जिन्हें हर जगह देखा जा सकता है। तो इसका एक आधार है, इसकी एक नींव है। तो मेरे मामले में मेरा कंजंक्शन युति यहाँ है, क्योंकि मैं कंजंक्शन लाइन यानी 0 डिग्री वाली लाइन को अपने चंद्रमा पर रखता हूँ। आप भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब अपना राशिफल लें, वर्तमान वाला या पिछला वाला, जो तारीख के हिसाब से आपके लिए सही बैठता है, ताकि निरंतरता बनी रहे। और अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं। तो अब आप बस यहाँ से शुरू करें और ध्यान से देखें कि आपका कंजंक्शन यानी युति यहाँ कब सक्रिय है। इसके बाद चेक करें कि आपका चंद्रमा कहाँ स्थित है और फिर कंजंक्शन लाइन को बिल्कुल अपने चंद्रमा पर लक्षित करें। अब देखें कि हमने यहाँ कौन सी तारीख दर्ज की है। मेरे मामले में यह 20 अगस्त की तारीख होगी और वह भी ठीक 1 डिग्री आगे। और याद रखें कि 1 डिग्री का मतलब लगभग 2 घंटे का समय होता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि मेरे लिए यह सुबह के 4 बजे का समय है, क्योंकि यहाँ हमारे पास हमेशा रात के 2 बजे और फिर दोपहर के 2 बजे का समय होता है। इनके बीच हमेशा 12 घंटे का अंतर होता है। और मेरे मामले में चूंकि 1 डिग्री का अंतर है, इसलिए यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं। तो मैं इसे अपनी सूची में दर्ज कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मेरा कंजंक्शन 20 तारीख को सक्रिय हो जाएगा। यह अगस्त का महीना है और सुबह के ठीक 4 बजे का समय होगा। और यहाँ आप निश्चित रूप से सब कोड भी रख सकते हैं। मैं इसे क्विक स्टार्ट के दूसरे भाग में या कोर्स में भी समझाता हूँ, मून कोड का एपिसोड 24। बिल्कुल, ये तब है जब आप इसे और आगे देखना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, वास्तव में नहीं। ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि इसके नीचे और कौन से छिपे हुए कनेक्शन हैं, लेकिन आप वैसे भी उन्हें एक साथ अनुभव करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे और आगे देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पूरी युति कंजंक्शन को जानना, यानी चंद्रमा कहाँ है, किस दिन, कितने बजे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा दिन जानना चाहते हैं, वह दूसरी समय सीमा जब ऊर्जा यहाँ विशेष रूप से अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। और अब मैं नया राशिफल लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ नई तारीख हो गई है और मैं अपनी युति रेखा कंजंक्शन लाइन को फिर से चंद्रमा की ओर लक्षित करता हूँ। और यहाँ देखता हूँ कि षष्ठक सेक्सटाइल में क्या है। देखिए, यह यहाँ पर षष्ठक है, यह बाईं ओर जाता है और फिर यह पहला षष्ठक प्लस षष्ठक बन जाता है, जो कि हमारी सूची में दूसरा है। और अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। यहाँ हमारे पास 25 तारीख है। मेरे लिए यह अगस्त का महीना है और यह रात की 2 बजे वाली रेखा से लगभग 2 डिग्री की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ हमारे पास सुबह के 6 बजे हैं, अगर 1 डिग्री 2 घंटे के बराबर है।
तो मुझे यहाँ बहुत आसानी से और जल्दी पता चल गया कि अब 25 तारीख को अगस्त को मेरा षष्ठक सेक्सटाइल सक्रिय है और वह भी सुबह 6 बजे। यह निश्चित रूप से उसके कई घंटे बाद और पहले तक भी लागू रहता है। ये केवल यहाँ सटीक संबंध है। यह स्पष्ट है कि इसे पूरे दिन देखना सबसे अच्छा है क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके कई घंटे बाद और पहले भी महसूस किया जा सकता है। ये केवल यहाँ सटीक संबंध है। अब हम आगे वर्ग क्वाड्राट को देखते हैं जो हमारी सूची में तीसरी समय सीमा होगी। और अब हम देखते हैं 27 तारीख को अगस्त का महीना मेरे लिए और फिर से घड़ी की दिन की रेखा से 1 डिग्री आगे बढ़ गया है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 16 बजे का समय हो रहा है क्योंकि 1 डिग्री का मतलब ये है कि एस्ट्रो डिटेक्टर यहाँ पर वर्ग रेखा के साथ 1 डिग्री की दूरी को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 27 तारीख को अगस्त दोपहर 16:00 बजे मेरा वर्ग क्वाड्राट सक्रिय है और बिल्कुल इसी सिद्धांत का पालन करते हुए आप या हर कोई अपने लिए आगे देखता है कि त्रिकोण ट्रिगन कब सक्रिय होता है। यहाँ ऊपर दी गई तारीख पूरी होती है और यह देखता है कि समय क्या हुआ है, बस घंटों को जोड़कर या घटाकर इस आधार पर कि यहाँ कितने डिग्री का अंतर है। मेरे मामले में यहाँ पर 4 डिग्री का अंतर है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये समय लगभग 8 घंटे का है, इसलिए हम बस रात के 2 बजे में 8 घंटे और जोड़ देते हैं जो कि सुबह के 10 बजे होंगे। यानी 30 अगस्त को सुबह 10 बजे मेरा त्रिकोण ट्रिगोन सक्रिय है, इसलिए मैं इसे भी तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। 30 अगस्त सुबह 10 बजे और बिल्कुल इसी तरह से अब आगे बढ़ना है। फिर हमारे पास यहाँ विपक्ष ऑपोजिशन है। फिर सूची में हमारे पास माइनस ट्रिगोन है, माइनस ट्रिगोन, माइनस स्क्वायर, माइनस सेक्सटाइल के साथ भी, और ये हमारे 8 दिन हैं। और फिर अगले वीडियो में अगली राउंड के साथ ही शुरुआत होगी। और ये वो 8 दिन हैं जिन्हें देखने की आवश्यकता है ऊर्जावान दृष्टिकोण से भी। ये वो दिन हैं जब आप सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं, चाहे वो उन ऊर्जाओं के लिए हो जो अभी हम पर प्रभाव डाल रही हैं या फिर उन पैटर्न के लिए जो उभर कर सामने आते हैं। आप यहाँ इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे इंसान हमेशा एक ही घेरे में घूमता रहता है जहाँ कभी कभी आप जीवन भर बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि दिन के 24 घंटे सचेत रहना बस संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो समय अंतराल है वो कुछ घंटे या फिर 1 दिन का समय यह करना संभव है, इसे आप देख सकते हैं। यह फिर आपको निश्चित रूप से दिखाई देता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह वास्तव में समय के अनुसार सटीक होता है। बिल्कुल, और इसी तरह यह अगली मून पोजीशन एक दृश्य चंद्र स्थिति एक ड्राइंग वीडियो में काम करता है जो संभवतः 13 तारीख को आएगा, सितंबर को रिलीज होगा। हम सब साथ मिलकर 19 तारीख की चंद्र स्थिति को विस्तार से ड्रा करेंगे सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक के हमारे राशिफल में। हाँ, और अब एक बार फिर से एस्पेक्ट्स मेलोडी होगी क्योंकि किसी भी चीज़ को दोहराना हमेशा बेहतर और स्पष्ट होता है। बिल्कुल, और मैं कहूँगा अगली कड़ी तक के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।